हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट देख रहे थे और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस 33 सेट कंप्लीट कर लिए थे। 33 सेट आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आज जो होने वाला है वो है सेट नंबर है 34, 34 नंबर सेट है और इसे आज हम बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक लास्ट में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ पूरा क्वेश्चन को बनाना है आपको और आपको कमेंट करके बतलाना है इसमें कितना मार्क्स आप स्कोर कर पाएँ। ये आज का जो कट ऑफ होने वाला है वो है 70। अगर आपका 60 to 70 क्वेश्चन से ही हो जा रहा है तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा है? फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करता है? तो यह है सिगफ्राइड लाइन। सिगफ्राइड लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा का निर्धारण करता है। सिगफ्राइड लाइन जर्मनी एवं फ्रांस के बीच, इसे ही मैगी नॉट रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैगी नॉट रेखा के नाम से जाना जाता है सिगफ्राइड लाइन को ही। वही अगर बात किया जाए 49वां पैरेलल लाइन, 49वां समांतर रेखा का बात किया जाए तो यह यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है 49वां समांतर रेखा। एक याद रखिएगा 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा का बात किया जाए तो यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। 38वीं समांतर रेखा का बात किया जाए तो कोरिया, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच, वही उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच, उत्तरी दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा वियतनाम को 2 भाग में बांटती है, वही उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को डिवाइड करता है 38वीं समांतर रेखा। 49वां समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है, सभी याद रखना है। पूछा गया था जर्मनी और फ्रांस के बीच, तो यह है सिगफ्राइड लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम U-235 एवं U-238 का प्रयोग परमाणु उत्पादन के लिए किया जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा परमाणु उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा में प्लूटोनियम और थोरियम, प्लूटोनियम एवं थोरियम का प्रयोग किया जाता है। प्लूटोनियम एवं थोरियम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था थोरियम लार्जेस्ट डिपॉजिट जो है वो मतलब भारत में कहाँ है थोरियम का? तो वो है केरल के तटों पर। केरल के तटों पर भारत में थोरियम पाया जाता है। यह प्रीवियस ईयर में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 3, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस यह मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। वही अगर बात किया जाए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 8 सितंबर का बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। अगर बात किया जाए 12 दिसंबर को तो स्वास्थ्य कवरेज दिवस, स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर को। विश्व डाक दिवस याद रखना है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? क्रोएशिया की राजधानी बात किया गया है क्रोएशिया का, तो क्रोएशिया की राजधानी है जग्रेब। क्रोएशिया की राजधानी है जग्रेब। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब। वही मैक्सिको सिटी का बात किया जाए तो यह मैक्सिको की राजधानी है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। एम्स्टर्डम का बात किया जाए तो यह नीदरलैंड का राजधानी है। नीदरलैंड का राजधानी है एम्स्टर्डम। वही अगर बात किया जाए डुब्रोवेनिक तो जग्रेब का एक शहर है। जग्रेब का दक्षिणी शहर है डेब्रोविनिक। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया था जग्रेब है क्रोएशिया की राजधानी और जग्रेब में ही स्थित है डुब्रोविनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? थंडर ड्रैगन या तड़ित झंझावत का देश, तड़ित झंझावत का देश कहा जाता है भूटान को। तड़ित झंझावत का देश कहा जाता है भूटान को। अगर बात किया जाए भूटान का तो भूटान का कैपिटल थिम्पू, वही राजधानी का बात किया जाए तो नुंगलट्रम भूटान की राजधानी है। अभी भूटान का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को दिया गया। भूटान का सर्वोच्च सम्मान अभी हमारे पीएम मोदी जी को दिया गया है। तथा याद रखना है भूटान का कैपिटल जो है वो है थिम्पू, करेंसी जो है वो है नुंगलट्रम। अगर बात किया जाए म्यांमार का तो इसे पूर्व में बर्मा या ब्रह्म देश के नाम से जाना जाता था।
नेक्स्ट देखते हैं किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन त्वरित यूट्रिफिकेशन है। यूट्रिफिकेशन इनमें से किसके द्वारा होता है, तो जल प्रदूषण की समस्या के कारण यूट्रिफिकेशन होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, जल प्रदूषण। और यहाँ से याद रखना है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था 1974 में। जल प्रदूषण से संबंधित है यूट्रिफिकेशन। इसमें यूट्रिफिकेशन में ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया। चीन के द्वारा तिब्बत पर आक्रमण किया गया था 1950 ईस्वी में। चीन ने तिब्बत पर 1950 में आक्रमण किया और तिब्बत से दलाई लामा भारत में 1959 में प्रवेश करते हैं। 1959 में बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध गुरु दलाई लामा 1959 में भारत पर आते हैं और इस उपलक्ष्य में चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है 1962 में। 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, चीन और भारत के बीच पंचशील समझौता याद रखना है। पंचशील समझौता चीन और भारत के बीच हुआ था 28 अप्रैल 1954 को। 28 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता होता है। चीन का आक्रमण भारत पर होता है 1962 में, तिब्बत पर आक्रमण होता है 1950 से और तिब्बत के ही हैं दलाई लामा और दलाई लामा का भारत में आक्रमण होता है 1959 में। ये सभी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था। किसके द्वारा बुनियादी शिक्षा का विचार सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था, तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया गया था। अगर बात किया जाए महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी के द्वारा 1937 में वर्धा योजना दिया गया था। वर्धा योजना 1937 में बुनियादी शिक्षा के लिए गांधी जी के द्वारा लाया गया था। वर्धा योजना 1937 में। अगर वही बात किया जाए दयानंद सरस्वती का, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में करते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती से याद रखना है, इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं तथा स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग करते हैं। अगर बात किया जाए राजा राम मोहन राय का, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा भारत में सती प्रथा का अंत किया जाता है 1829 में रेगुलेशन 17 के तहत। और याद रखना है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किन के द्वारा दिया गया था, वो आपको कमेंट करके बतलाना है। कितना बार बतला दिया गया है, तो आपको कमेंट करके बतलाना है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किन्होंने दी थी और क्यों। नेक्स्ट है तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं। तुगलकनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। अगर बात किया जाए अमीर खुसरो का, तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली, गज़ल और कव्वाली का, खड़ी बोली का, गज़ल का और कव्वाली का, गज़ल, कव्वाली, खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का बात किया जाए तो इनका जन्म यूपी के एटा में होता है। पटियाला में अमीर खुसरो का जन्म होता है। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 7 सुल्तानों को दरबार को समय ये अपना व्यतीत करते हैं। 7 सुल्तानों को समय को देखते हैं, जैसे बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक, और तुगलक के बारे में लिखते हैं बुक तुगलकनामा। अगर बात किया जाए जियाउद्दीन बर्नी का, तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा जाता है। वही अगर बात किया जाए फिरोज शाह तुगलक का, तो फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही के लेखक हैं। फतुहात ए फिरोज शाही के लेखक हैं फिरोज शाह तुगलक। फतुहात ए फिरोज शाही के लेखक हैं फिरोज शाह तुगलक। अगर बात किया जाए इब्न बतूता का, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आते हैं और इन्होंने बुक लिखा है रहला इनका यात्रा वृतांत है मोहम्मद बिन तुगलक का। जियाउद्दीन बर्नी का तारीख है फिरोज शाही और फतुहात है फिरोज शाही। ध्यान देना है, अगर तारीख है फिरोज शाही बोला जाएगा तो जियाउद्दीन बर्नी, और फतुहात है फिरोज शाही बोला जाएगा तो फिरोज शाह तुगलक। इब्न बतूता का बुक है रहला। तुगलकनामा लिखा गया था, वो था अमीर खुसरो के द्वारा। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है चेरियल चित्रकला की एक महत्वपूर्ण शैली है जो किस राज्य से संबंधित है। बात किया गया है चित्रकला का, तो चेरियल चित्रकला का संबंध है तेलंगाना से। ऑप्शन हो जाएगा डी, चेरियल चित्रकला का संबंध तेलंगाना से है। वही अगर बात किया जाए राजस्थान का, तो राजस्थान से है फड चित्रकला। फड चित्रकला का संबंध है राजस्थान से। फड चित्रकला का संबंध राजस्थान से है। उड़ीसा से याद रखना है पट चित्रकला। पट चित्रकला का संबंध उड़ीसा से है। वही अगर बात किया जाए कर्नाटक से, तो मैसूर चित्रकला का संबंध है कर्नाटक से। अगर बात किया जाए बिहार का, तो बिहार से याद रखना है मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग। बिहार से याद रखना है मधुबनी और मिथिला पेंटिंग का संबंध बिहार से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11। तुर्की के सुल्तान और किसके बीच 1833 ईस्वी में अकियार अस्केल्सी की संधि होती है। अकियार अस्केल्सी की संधि तुर्की और किसके बीच होता है, तो रूस के बीच। तुर्की के सुल्तान और रूस के बीच होता है अकियार अस्केल्सी की संधि 1833 में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश दो भागों में विभाजित हो गया। बात किया गया है द्वितीय विश्व युद्ध का, जो प्रारंभ होता है 1939 में और समाप्त होता है 1945 में। 6 अगस्त और 9 अगस्त याद रखिएगा। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ही हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। और इसमें बतलाना ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन सा देश जो था वो दो भागों में विभाजित हो गया था, तो वो था जर्मनी। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में, कोरिया उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में, और उत्तरी दक्षिणी वियतनाम में यह विभाजित हो गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी देश विभाजित हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया एवं उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का विभाजन हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य के कानून कौन बनाते हैं। बात किया गया है राष्ट्रपति शासन का, तो यह अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है और लागू होता है वो है 365। अनुच्छेद 356 365 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। बतलाना ये है कि राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाएगा तो उस राज्य का कानून को बनाने वाले कौन होंगे, तो वो संसद के द्वारा बनाया जाता है, संसद के द्वारा। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है लोकसभा सीट के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लोकसभा सीट बात किया गया है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80, बिल्कुल सही है। कर्नाटक का बात किया जाए तो कर्नाटक में 26 नहीं बल्कि कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। कर्नाटक में लोकसभा सीट की संख्या है 28। पश्चिम बंगाल में 42, मध्य प्रदेश में 29। अन्य अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र में देखते हैं तो सबसे अधिक है वो है यूपी में, उसके बाद सेकंड नंबर है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में अगर लोकसभा सीटों की संख्या बात किया जाए तो महाराष्ट्र में है 48 और पश्चिम बंगाल में 42। अगर बात किया जाए बिहार का, तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, जिसमें एससी के लिए 6 सीट आरक्षित है। ये ध्यान देना है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी, तो 40 है। 40 में 6 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है। अगर बात किया जाए गुजरात का, तो गुजरात में 26 सीट है लोकसभा का। गुजरात में 26 सीट लोकसभा का है, वही 40 सीट है बिहार में। समझिएगा, लोकसभा सीट गुजरात में है 26 और बिहार में है 40। ठीक है, वही मध्य प्रदेश में है 29, गुजरात में 26। तमिलनाडु का बात किया जाए तो तमिलनाडु में सीटों की संख्या है 39। देखिए 39 40 दोनों याद रखना है। 39 है तमिलनाडु में और 40 है बिहार में, वही 42 है पश्चिम बंगाल में। तीनों याद रखेंगे, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल। एक कम है और 2 ज़्यादा है बिहार से। नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है राजस्थान में स्थित नहीं है, तो केवलादेव राजस्थान में है, सरिस्का राजस्थान में है, घाना पक्षी अभयारण्य ये तीनों राजस्थान में है। वही अगर बात किया जाए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का, तो यह हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तदाब को यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। रक्तदाब को नियंत्रित करने वाले होते हैं पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है अधोलिखित में कौन सा कथन सही है। ऊर्जा एक सदिश राशि है, बिल्कुल गलत है। ऊर्जा सदिश नहीं बल्कि अदिश राशि है। वायु की गति का मापन एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। कार्य का मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति सेकंड नहीं बल्कि वर्क इक्वल टू होता है F
F.S यानी कि न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर होता है कार्य का मात्रक। तो ए और सी गलत है, बी जो हो जाएगा वो सही है। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के संदर्भ में सीमा प्रबंधन विभाग किसके अधीन है? सीमा प्रबंधन विभाग किसके अंतर्गत है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? बात किया गया है अक्षांश का, तो पृथ्वी पर खींचे गए वे लाइन जो पूरब से पश्चिमी की ओर खींचे गए वे लाइन जो एक दूसरे को टच करता है, यह कहलाता है हमारा अक्षांश। और इसकी संख्या अगर बात किया जाए तो 181 है अक्षांश समांतर की संख्या। ये हमारा होता है सबसे बड़ा अक्षांश, वो है विषुवत रेखा। सबसे बड़ा अक्षांश का बात किया जाए तो यह हमारा विषुवत रेखा होता है, यह सबसे बड़ा होता है। और प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी समान होती है, प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी जो होगी वो बराबर होगी। और इनकी संख्या 180 है, 90 ऊपर की ओर और 90 दक्षिण की ओर। विषुवत रेखा के ऊपर 90 और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण में 90, अर्थात 90 + 90 + 1 यानी कि 181 अक्षांश समांतर की। हालांकि अगर ये लास्ट पॉइंट देखा जाए दक्षिणी ध्रुव पर तो ये पॉइंट होता है और ये रेखा नहीं, तो इसलिए बोला जाता है इसे अक्षांश समांतर। अक्षांश समांतर की संख्या होती है 181 और ये पैरेलल लाइंस होते हैं, अर्थात दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है। और ये फिक्स डिस्टेंस जो है वह है 111 किलोमीटर के बराबर। 111 किलोमीटर के बराबर होता है एक अक्षांश जो दूरी होता है 111 किलोमीटर। वही अगर बात किया जाए देशांतर का, तो देशांतर में प्रत्येक देशांतर के बीच दूरी फिक्स नहीं होता है। अगर बात किया जाए देशांतर का तो कुछ ये होता है हमारा देशांतर ये होता है और प्रत्येक देशांतर के बीच की दूरी फिक्स नहीं होती है। सबसे अधिक जो दूरी होता है देशांतर वो होता है अक्षांश रेखा पे। सब दो देशांतर के बीच की दूरी गोरे कहलाता है, दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। और ये देशांतर के जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो दो देशांतरों के बीच की दूरी कमते जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे देशांतर के बीच का दूरी कमते जाएगा और दो देशांतर के बीच का दूरी जो कहलाता है वो कहलाता है गोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रीतों में किस एक अक्षरशः अर्थ है शरीर आपके पास लाया जाए? अगर बात किया जाए रीट का तो भारत में आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, वही 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा रीट जारी करने का प्रावधान है। 32 और 226 इसमें 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। इनमें से किस रीट का अर्थ होता है शरीर आपके पास लाया जाए? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है शरीर आपके पास लाया जाए। यह पर्सनल लिबर्टी के लिए प्रमुख रीट में से एक है। पर्सनल लिबर्टी का रीट होता है जिसका अर्थ होता है शरीर आपके पास लाया जाए, सशरीर प्रस्तुत करना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 21, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज, यह 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज 2 प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, भारत में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है? बात किया गया है भारत में शास्त्रीय भाषा का, तो भारत में 6 शास्त्रीय भाषा हैं। भारत में 6 शास्त्रीय भाषा हैं। वही अगर बात किया जाए शास्त्रीय नृत्य का तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 6 शास्त्रीय भाषा है। अगर बात किया जाए शास्त्रीय भाषा कौन कौन है तो तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम एवं उड़िया, ये सभी मलयालम एवं उड़िया ये 6 शास्त्रीय भाषा है। अगर बात किया जाए सबसे प्रथम शास्त्रीय भाषा की दर्जा तमिल को दिया गया था 2004 में। 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा, वही 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तमिल को 2004 में और उड़िया को 2014 में। शास्त्रीय भाषा की संख्या 6, शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 23, गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो गन्ना अनुसंधान स्थित है लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान लखनऊ में। वही गन्ना प्रजनन
संस्थान यह स्थित है कोयंबटूर में। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयंबटूर में और गन्ना अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस लेखक ने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया है? विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो ये है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी का बुक है विक्ट्री सिटी। अगर बात किया जाए सलमान रश्दी का, तो इनका अन्य बुक है द सैटनिक वर्सेज एवं मिडनाइट चिल्ड्रंस। मिडनाइट चिल्ड्रंस, द सैटनिक वर्सेज, विक्ट्री सिटी, ये सभी सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। अगर बात किया जाए द रस्किन बॉन्ड का, द रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित पुस्तक है द रूम ऑन द रूफ। द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ के लेखक है रस्किन बॉन्ड। अगर बात किया जाए मीनाक्षी लेखी का, तो मीनाक्षी लेखी का भी प्रमुख पुस्तक है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के लेखक हैं मीनाक्षी लेखी। नेक्स्ट है, कौन सा प्राकृतिक में लौह चुंबकीय है? लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक। अगर बात किया जाए मटेरियल का, तो मैग्नेट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक एवं डाईमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक एवं डाईमैग्नेटिक, 3 याद रखना है। 3 ही वस्तु जो होते हैं वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक, और ये हैं एफी, को और नी। फेरस, कोबाल्ट और निकेल, ये 3 फेरोमैग्नेटिक होते हैं, फेरस, कोबाल्ट और निकेल। तो यहाँ पे हो जाएगा निकेल। कौन सा लौह चुंबकीय है, यानी कि लोहा को अत्यधिक आकर्षित करते हैं इनमें से कौन? तो फेरस, कोबाल्ट और निकेल। ऑप्शन हो जाएगा सी, निकेल। नेक्स्ट है, किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष असहयोग आंदोलन चलाया गया था? तो प्रारंभ किया गया था 1 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, और यह महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम जन आंदोलन था। यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया प्रथम जन आंदोलन था, और इसमें महात्मा गांधी के द्वारा 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति का नारा दिया गया था। 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। यह प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1920 को, और इस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है। अगर बात किया जाए असहयोग आंदोलन का, तो असहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो थे CR दास। CR दास जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। असहयोग आंदोलन के समय जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे CR दास। एवं अगर बात किया जाए CR दास को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के समय जेल भेजा गया था। वही अगर बात किया जाए असहयोग आंदोलन के बाद 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरा चौरी की घटना होती है, जिसके फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को, डेट याद रखना है, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। और इस समय वो बारदोली में होते हैं। बारदोली में गांधी जी असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होते हैं जब यह आंदोलन समाप्त किया गया था। उसके बाद याद रखना है 10 मार्च 1922 ईस्वी को, 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को जेल की सज़ा सुनाई जाती है। जेल की सज़ा होती है 10 मार्च 1922 को। 6 वर्ष के लिए गांधी जी को जेल की सज़ा होती है, जो स्वास्थ्य कारणों से बाद में 1924 में, अर्थात 2 साल में ही गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाता है, और 1924 में ही गांधी जी के द्वारा कर्नाटक के बेलगांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करवाई जाती है 1924 में। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को जेल हुआ था, और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया था गांधी जी के द्वारा। प्रारंभ हुआ था, अगर प्रारंभ का बात किया जाए तो यह हुआ था 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। और इस दिन तिलक, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है, और उसी उपलक्ष्य में तिलक स्वराज फंड का निर्माण किया जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, तिलक स्वराज फंड का स्थापना किया गया था। ये सभी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 27। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो पिकोग्राम यानी कि 10⁻⁻12, पिको यानी कि 10⁻12 ग्राम होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। विलय की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यह लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय की नीति अपनाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी, लॉर्ड डलहौजी। अगर बात किया जाए लॉर्ड डलहौजी का, तो लॉर्ड डलहौजी का भारत में कार्यकाल 1848 से 56 तक होता है। 1848 से 56 तक होता है, और इसके अंतर्गत विलय होने वाले राज्य थे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, बगाट, SSBU, याद रखना है कुछ इस प्रकार से, SSBUJNK,
यानी कि S4 सतारा याद रखना है। सर्वप्रथम पूछ लिया जाता है सहायक संधि विलय की नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रथम विलय किसे किया गया था, तो वो किया गया था सतारा को। सतारा जो महाराष्ट्र में पड़ता है, इसे सर्वप्रथम विलय किया गया था। उसके बाद संबलपुर को बाद में संबलपुर के साथ ही जैतपुर याद रखना है। संबलपुर और जैतपुर। वही अगर बात किया जाए बी4 बघाट, U4 उदयपुर, J4 झांसी, N4 नागपुर और K4 करौली। लेकिन बाद में करौली में वहाँ अहिंसा हो जाने के कारण करौली को विलय नहीं किया जाता है। तो सतारा, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को, ये सभी को विलय किया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बाद में 1856 में जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर अवध को कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी के समय में ही विलय कर दिया जाता है। लॉर्ड डलहौजी से अन्य पॉइंट अगर बात किया जाए तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही सेकेंड एंग्लो सिख वार और दूसरा एंग्लो बर्मा वार होता है। एंग्लो सिख वार द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध और दूसरा एंग्लो बर्मा वार होता है लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी को भारत में ट्रेन का जनक कहा जाता है, रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम बार भारत में ट्रेन चली थी। वही सार्वजनिक विभाग एवं लोक सेवा विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया जाता है। शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाता है लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट अगर बात किया जाए लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, तो लॉर्ड वेलेस्ली भारत में सहायक संधि प्रारंभ करता है लॉर्ड वेलेस्ली। और इसके अंतर्गत अपनाए गए प्रमुख राज्य थे वो थे हैदराबाद। प्रथम राज्य जो था वो था हैदराबाद, मैसूर HMT हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध बरार भोसले ये सभी राज्य थे। अगर बात किया जाए एलन से, तो एलन से याद रखना है प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होता है। रविवार की छुट्टी प्रारंभ होता है 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में ही, तथा दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो के समय में ही एक्ट 5वां के द्वारा 1843 में इसे समाप्त किया जाता है। एक और याद रखना है सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के द्वारा ही किया जाता है। अगर एमहर्स्ट का बात किया जाए लॉर्ड एमहर्स्ट का, तो इसका कार्यकाल 1824 से 26 तक 24 से 26 के बीच होता है, यानी कि बेंटिक के पूर्व। और 1824-26 में प्रमुख याद रखना है एंग्लो बर्मा युद्ध और यानडूब की संधि एंग्लो बर्मा वार याद रखना है, एमहर्स्ट के समय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के समान कार्य करता है? वैसे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करते हैं उन्हें उपधातु की संज्ञा दी जाती है, और इनमें से कार्बन जो है वह उपधातु है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन ये सभी उपधातु के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। बात किया गया है लोकसभा अध्यक्ष का, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 93 में। और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को अपना अध्यक्ष त्यागपत्र जो देगा वो कर देगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में, वर्ष 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। एवं अगर बात किया जाए सचिव का, तो सचिव थे NG रंगा। अध्यक्षता करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, सचिव है NG रंगा, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है स्थिर अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी, जोसेफ प्रोस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया। नेक्स्ट है नील आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नील आंदोलन बंगाल में 1859 में नील आंदोलन हुआ था। चंपारण में बात किया जाए तो चंपारण में चंपारण सत्याग्रह होता है, और यह भी नील के उत्पादन से ही था। 3 कट्ठे में नील की उत्पादन करनी होती थी। बंगाल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद होता है बंगाल में नील आंदोलन 1859 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 34। कौन सा तत्व अम्ल क्षार संतुलन
जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं के कार्जिकी में मदद करता है। कौन सा तत्व जो है अम्ल क्षार संतुलन में एवं जल संतुलन एवं तंत्रिका के कार्जिकी में मदद करता है? तो वो है सोडियम। ऑप्शन हो जाएगा ए, सोडियम। दुनिया की सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला स्थित है कहाँ? तो यह भारत के लद्दाख लेह में स्थित है। लेह लद्दाख में स्थित है भारत दुनिया की सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 36। मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड का परिरक्षक के रूप में मछलियों को परिरक्षण में किया जाता है। वही अगर बात किया जाए खाद्य पदार्थों को परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट एवं मछलियों के परिरक्षण में फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है आरबीसी। आरबीसी इसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी। अगर बात किया जाए आरबीसी का आकार तो उभयावतल होता है। आरबीसी का आकार का बात किया जाए तो उभयावतल आकार होता है आरबीसी का। आरबीसी से 3 रोग याद रखना है। आरबीसी का कमी से एनीमिया। अगर आरबीसी कम जाता है तो एनीमिया और अधिक हो जाता है तो पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। पॉलीसाइथेमिया। अगर आरबीसी के अनुवांशिक में चेंज यानी कि आरबीसी का आकार में परिवर्तन हो जाता है तो यह कहलाता है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया जिसमें आरबीसी का आकार वो हो जाता है हाशिए का आकार का, हसुए के आकार का हो जाता है आरबीसी का आकार। अगर वही बात किया जाए अगर आरबीसी का तो सबसे अधिक और सबसे छोटे आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे छोटा जो होता है वो होता है आरबीसी कण, जिसकी संख्या मिलियन में होती है। आरबीसी की संख्या मिलियन में, और इसका अगर बात किया जाए तो 4.5 से 5.5 मिलियन ऑफ पर 100 ml HB। हीमोग्लोबिन के 100 ml में 4.5 से 5.5 मिलियन होते हैं आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स जिसे कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। यह शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। अगर बात किया जाए आरबीसी, जैसे बात किया जाए आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, तो यह बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। वही जब हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो यह बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो शरीर के लिए विषैला होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है, एक हीमोग्लोबिन जो होता है 4 ऑक्सीजन के अणु को ले जाता है। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेकर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है नवपाषाणकालीन गड्ढे आवास के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यह मिला है जम्मू कश्मीर के बुरज़ोम से। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवास मिले हैं जम्मू कश्मीर के बुरज़ोम से। ऑप्शन हो जाएगा ए। दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाला राइजोफेरा जैसे कुछ पौधे में कई जमीन से निकलती हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है, ऐसी जड़ों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जड़ न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। न्यूमेटोफोर्स। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण कौन सा है? पसीने में उपस्थित खनिज लवण है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन हो जाएगा सी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। संवैधानिक उपचार का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में है और इसके अंतर्गत 5 प्रकार के रीट हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत जारी किया जाता है। 5 प्रकार के रीट 32 के तहत और जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, 5 प्रकार के रीट प्रावधान किया गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जाता है? अर्थात इनमें किसका निर्माण शाहजहां के समय में नहीं हुआ था? किला एक कूना मस्जिद का बात किया जाए तो यह शेर शाह के समय में हुआ था। शेर शाह के समय में किला ए कूना मस्जिद का निर्माण हुआ था, शेर शाह के समय में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नीति निर्देशक सिद्धांत बात किया गया है नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी का, जो लिया गया है आयरलैंड से। यह वाद योग नहीं है, अर्थात इसे लागू कराने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अर्थात यह वाद योग नहीं है। नेक्स्ट है एड्स
किसके जनित रोग है? एड्स एक प्रकार का विषाणु जनित है। एड्स का बात किया जाए तो पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण, यानी कि विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? आहार नाल की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है। सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है। वही सबसे अंदर का परत यानी कि भीतरी परत एक्सटर्नल, तो यह म्यूकस कहलाता है। सबसे भीतरी परत म्यूकस और बाहरी परत सिरोसा कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति का अधिकार देता है? तो यह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात किया गया है, जो है अनुच्छेद 21 में, और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित के द्वारा। अगर बात किया जाए लोकसभा अध्यक्ष का, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का है। लोकसभा को हटाया जा सकता है लोकसभा के सदस्यों के बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके। वही अगर अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहें तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना पद त्यागते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। नेक्स्ट है एरोपोटिक संबंधित है किससे? एरोपोटिक, एरो मतलब एरो मीन्स होता है हवा। एरोपोटिक का अर्थ है हवा में पौधों को उगाना। एरोपोटिक मतलब हवा में पौधे को उगाना मतलब होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। एरोपोटिक का मतलब है हवा में पौधे को उगाना। नेक्स्ट है सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी, बात किया जाए सतपुड़ा श्रेणी का, तो इसका सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, 1350 मीटर, और यह ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा निर्मित है। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टान के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा मिलान सही नहीं है? बीस दोआब नहर यह सतलुज नदी के पे है। एडन नहर यह दामोदर नदी पे है। त्रिवेणी नहर यह सोन नदी का है। कावेरी डेल्टा नहर यह भवानी नदी नहीं बल्कि कावेरी नदी का है। कावेरी डेल्टा नहर यह भवानी नहीं बल्कि कावेरी नदी का है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही सुमेलित नहीं है। अक्टूबर 2023 में किस राज्य के काजू उद्योग को GI टैग दिया गया है? काजू उद्योग यह किस राज्य को GI टैग मिला है? तो यह पंजाब को दिया गया है, गोवा को। काजू उद्योग को GI टैग मिला है, यह मिला है गोवा को। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गोवा को। नेक्स्ट है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है? इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है? तो कर्नेल। ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है कर्नेल। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर बात किया जाए कंप्यूटर के संदर्भ में विभिन्न जो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो जैसे VDU, तो इसका पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वही अगर बात किया जाए CPU का, तो CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर बात किया जाए IC, तो IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सभी याद रखना है कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न टर्म्स। नेक्स्ट है INS विक्रमादित्य क्या है? तो यह एक प्रकार का विमान वाहक पोत है। INS विक्रमादित्य यह एक प्रकार का विमान वाहक पोत है। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन हो जाएगा ए, सर्विस बिफोर सेल्फ। भारत में परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था? भारत में प्रथम बार परमाणु बम का परीक्षण 18 मई 1974 को 18 मई 1974 को किया गया। ऑप्शन हो जाएगा ए, 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण। वही द्वितीय का बात किया जाए तो 2 एवं 11 मई 1998 को 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया था। 11 मई से याद रखना है, 11 मई को हम प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाते हैं। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए, 1974 में। नेक्स्ट है निमारी एक नस्ल किसका है? निमारी यह गाय का नस्ल है। गिर और खिलारी का यह मिक्स होता है निमारी नस्ल। गिर और खिलारी नस्ल का गाय का मिक्स होता है निमारी, तो यह एक गाय का नस्ल है। गाय का बात किया जाए अन्य नस्ल का, तो गाय के प्रमुख नस्ल का बात किया जाए तो गाय का प्रमुख नस्ल है लाल सिंधी। गाय का प्रमुख नस्ल है लाल
लाल सिंधी गाय का प्रमुख नस्ल है। साहीवाल, यह भी गाय का ही नस्ल है, साहीवाल। गिर, थारपारकर ये सभी गाय के नस्ल हैं, सभी याद रखना है। अगर बात किया जाए भैंस का, तो भैंस का प्रमुख नस्ल मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, मेहसाना, भदवारी, संभलपुरी ये सभी भैंस का है। भैंस का मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, मेहसाना, भादवारी, गोदावरी, संभलपुरी ये सभी भैंस का है। अगर बात किया जाए बकरी का, तो बकरी का प्रमुख नस्ल है जमुनापरी, बारबरी, सिरोही, चंगथंगी, उस्मानाबादी। बकरी का याद रखना है जमुनापरी, बारबरी, सिरोही, चंगथंगी, उस्मानाबादी। अगर बात किया जाए भेड़ का, तो भेड़ का प्रमुख नस्ल चोकला, मगरा, पुगल एवं सुफोक है। यहाँ पे पूछा गया था एक निमारी और यह गाय का नस्ल है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 58। निम्नलिखित में कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है? आपातकालीन प्रबंधन का चरण कौन सा नहीं है? तो यह हो जाएगा संसाधन, यह आपातकालीन प्रबंधन का साधन नहीं है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल यह है रेणुका झील, जो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील यह भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। अगर बात किया जाए भारत में रामसर स्थलों की संख्या, तो भारत में अभी वर्तमान में 85 रामसर स्थल हैं, 85 रामसर स्थल हैं, जिसमें सबसे छोटा रेणुका स्थल है। वही अगर बात किया जाए सबसे बड़ा का, तो सबसे बड़ा सुंदरबन है, सबसे बड़ा है सुंदरबन। अगर बात किया जाए सबसे प्रथम, तो सबसे प्रथम चिल्का झील को भारत का पहला रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। चिल्का झील जो स्थित है उड़ीसा में। अगर बात किया जाए रामसर, तो यह ईरान का शहर है और इसमें वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन होता है 1971 में। 1971 में ईरान के रामसर नामक जगह पे कन्वेंशन होता है, जिसे रामसर कन्वेंशन की संज्ञा दी गई है। अगर बात किया जाए 2 फरवरी, हम 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, 2 फरवरी 1971। अगर बात किया जाए 2 फरवरी 1971, यह इस दिन आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और यह हम प्रतिवर्ष 1997 से मनाते आ रहे हैं, 1997 से। अगर बात किया जाए भारत में, तो भारत में प्रथम आर्द्र भूमि, प्रथम रामसर स्थल है वह है चिल्का झील और अभी तक वर्तमान में 85 रामसर स्थल हैं। सबसे बड़ा वह है सुंदरबन, सबसे छोटा रेणुका आर्द्र भूमि जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन देखेंगे 60। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिन्हें भी एग्ज़ाम देना है वनडे कॉम्पिटिटिव के लिए और जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो आगे बनाने का। नेक्स्ट है, सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की थी? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में। यहाँ से याद रखना है जल संरक्षण अधिनियम भी 1974 में ही आया था। जल संरक्षण अधिनियम भी 1974 में ही आया था और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन भी वर्ष 1974 में किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? तो रामानंद सागर। बचपन में अगर देखे होंगे रामायण, तो रामायण को दिखलाने के पहले जो लिखा जाता है रामायण पाई रामानंद सागर, तो निर्माता है रामानंद सागर। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 62। हमारे देश में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली किससे संबंधित है? दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली इनमें से किससे संबंधित है? तो अनिवार्य पंजीयन प्रणाली से, अनिवार्य पंजीयन प्रणाली से। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 63। एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, यह बिल्कुल सही है। एजेंडा 21 यह धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन की उत्पत्ति हुई थी। वर्ष 2002 नहीं बल्कि वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो में सम्मेलन हुआ था। तो ये हो जाएगा 2 नहीं, तो केवल एक सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? प्रमुख न्यायिक अंग, इसमें डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हेग में है, द हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 65।
लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लोना शब्द का प्रयोग यह कबड्डी में किया जाता है। कबड्डी में अगर बात किया जाए कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, वही खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। लोना शब्द का प्रयोग कबड्डी में किया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बास्केटबॉल खेल के 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगर बात किया जाए क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ये सभी में 11 खिलाड़ी होते हैं। वही यहाँ से रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। अगर बात किया जाए पोलो में, तो पोलो में 4 खिलाड़ी और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर वही बात किया जाता है खो खो, तो खो खो में 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या है 5। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी का महल यह ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मृगनयनी का महल स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा यह कृष्णा नदी के तट पर है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। महाराष्ट्र का सांगली जिला एवं आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा यह कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। विजयवाड़ा एवं सांगली कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है किस देश में विश्व की सबसे बड़ी संसद है? इनमें से किस देश में सबसे बड़ी विश्व की संसद है? तो यह है चीन में। चीन में संसदों की संख्या है वो है 1977 है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। किस देश में विश्व की सबसे बड़ी संसद है? तो चीन में संसदों की संख्या होती है 1977। नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण प्रावधान किया गया है? तो यह है 93 संविधान संशोधन के तहत ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में 27% का रिजर्वेशन दिया गया था। मंडल आयोग की सिफारिश पर 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया 93 संविधान संशोधन के द्वारा, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 27% रिजर्वेशन दिया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। किसने कहा, क्वेश्चन है 71, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किन्होंने कहा था? तो के.एम. नाम्बियार ने। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? मृदा से संबंधित इनमें से क्या है? तो मृदा से संबंधित होता है इडेफिक का संबंध है मृदा से। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है? शीतल जलधारा इनमें से कौन सी है? वो भी दक्षिणी अटलांटिक का। तो दक्षिणी अटलांटिक का है, यह है बेंगुएला की जलधारा दक्षिणी अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। वही अगर बात किया जाए किनारी, तो रेनल और कनारी की जलधारा उत्तरी अटलांटिक में बहने वाली ठंडी जलधारा है। यह नॉर्थ अटलांटिक का है कनारी की धारा। अगर बात किया जाए अग्लुहास की जलधारा, तो यह अग्लुहास की जलधारा यह दक्षिणी हिंद महासागर की है, साउथ हिंद महासागर का है, दक्षिणी हिंद महासागर का स्थित है। अग्लुहास की जलधारा मेडागास्कर और मोजाम्बिक की जलधारा से मिलकर बना है। दक्षिणी साउथ हिंद महासागर में स्थित है अग्लुहास की जलधारा, और यह एक गर्म जलधारा है। मेडागास्कर और मोजाम्बिक की जलधारा के मिलने से अग्लुहास की जलधारा का निर्माण हुआ है। अगर बात किया जाए ब्राज़ील की जलधारा, तो ब्राज़ील की जलधारा यह दक्षिणी अमेरिका की जलधारा है, और यह एक गर्म जलधारा है, ठंडी नहीं बल्कि गर्म जलधारा है ब्राज़ील की धारा। यहाँ पूछा गया था ब्राज़ील की जलधारा दक्षिणी अटलांटिक का गर्म जलधारा है। यहाँ पूछा गया था शीतल जलधारा, तो शीतल जलधारा हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगुएला की जलधारा। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। कागज का प्रमुख जो जगह है वो हो जाएगा टीटागढ़। कागज उद्योग संबंधित है टीटागढ़ से। कागज उद्योग का संबंध है टीटागढ़ से। सीमेंट का संबंधित है लखेरी से। लौह इस्पात का संबंध है भिलाई से, और खनिज तेल शोधनशाला का संबंध है अंबाला मुकुल से। तो 4, 3, 2 और 1 हो जाएगा। 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2, 1।
ऑप्शन हो जाएगा बी 3 4 2 1। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किन के नाम है? तो ये एक प्रकार का लवणीय झील है। डिडवाना चंडीगढ़ में, डिडवाना राजस्थान, कुचामन ये सभी राजस्थान के लवण झील के उदाहरण हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो यह था जीवक। बिंबिसार का चिकित्सक होता है जीवक। ऑप्शन हो जाएगा ए। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? तो ऋषि थे अगस्त ऋषि के द्वारा दक्षिण भारत का आर्यकरण किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाम, ताम्र की मुद्रा को दाम कहा गया था। देसाई राजस्व अधिकारी होते थे। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। जरीब एक प्रकार का कर नहीं बल्कि जरीब माप की इकाई थी। जरीब एक प्रकार के माप का इकाई था, माप का इकाई था जरीब। तो ऑप्शन हो जाएगा डी जरीब। यह टैक्स का राइट नेम प्रकार नहीं था बल्कि यह एक प्रकार के माप की इकाई थी। ऑप्शन डी जो है वो गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी के द्वारा मुगलों को कैद से 1667 में भागे थे, 1667 में भागे थे और आगरा से भागे थे। ऑप्शन होता है बी। और आगरा से भागे थे 1667 ईस्वी में आगरा से। नेक्स्ट है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? बात किया गया है बैरोमीटर का, तो वायुमंडलीय दाब को नापने में इसका यूज किया जाता है। और जब पारा अचानक गिरता है तो आंधी या झंझावत की संभावना होती है। आंधी या झंझावत की संभावना होती है। कुछ इस प्रकार से इसे याद रखते हैं। अगर ये हमारा बैरोमीटर है, ये बैरोमीटर है, इसमें पारा भरा रहता है। जब यहाँ पे आंधी या झंझावत की दशा होगी तो यहाँ पे निम्न दाब का केंद्र होगा, प्रेशर यहाँ पे निम्न होगा यानी कि लो प्रेशर होगा। और लो प्रेशर होने के कारण अचानक से जब लो प्रेशर बनेगा तो इसका पारा नीचे की ओर अचानक गिरेगा। वही अगर पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो साफ मौसम की संभावना होती है। पारा अगर बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब है मौसम साफ होगा। अचानक गिरना मतलब आंधी या झंझावत की संभावना। धीरे धीरे गिरना यानी कि बारिश की संभावना होती है। 3 संभावना है, तीनों याद रखना है कब और क्यों कैसे होता है। तो अगर यहाँ पे आंधी या झंझावत की संभावना होती है तो प्रेशर लो होगा और प्रेशर लो होने के कारण पारा नीचे की ओर गिर जाएगा अचानक से। नेक्स्ट है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी 4.2 × 10⁻³ जूल। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन हो जाएगा सी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया किसने किया? चार्ज बाय मास का रेशियो। चार्ज बाय मास का रेशियो का निर्धारण R.A. मिल्कन के द्वारा किया गया था। चार्ज बाय मास का रेशियो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन का आवेश का मात्रा का निर्धारण R.A. मिल्कन ने किया था। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी R.A. मिल्कन के द्वारा। अगर बात किया जाए थॉमसन का, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा, वही प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा। अगर बात किया जाए कूलॉम्ब को, तो आवेश का मात्रक होता है यानी कि चार्ज का मात्रक होता है वो होता है कूलॉम्ब। कूलॉम्ब से याद रखिए कूलॉम्ब के द्वारा लॉ भी दिया गया था जो बराबर होता है F = K Q1 Q2/r²। यह संबंधित है कूलॉम्ब्स लॉ से। जिस प्रकार हम मोशन में पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F = gm1 × r², उसी तरह यहाँ पे होता है F K1 Q2/r²। और यह दिया गया था कूलॉम्ब्स के द्वारा और इसे कहते हैं कूलॉम्ब्स लॉ। कूलॉम्ब यह चार्ज का SI यूनिट भी है कूलॉम्ब। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता तो इसे मापते हैं क्यूरी के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। रेडियोधर्मिता का यूनिट है क्यूरी। मैडम क्यूरी और पी क्यूरी के सम्मान में रेडियोधर्मिता की खोज की थी और उन्हीं के सम्मान में इसका यूनिट जो होता है वो होता है क्यूरी। नेक्स्ट है धनायन। धनायन यानी कि चार्ज पे पॉजिटिव कब आएगा? तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देगा, परमाणु से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का pH वैल्यू क्या होता है? तो यह होता है 10। pH वैल्यू होता है 10। अगर बात किया जाए pH का, तो pH का खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया था। सोरेनसन महोदय के द्वारा pH का खोज किया गया था और pH जो होता है 0 से 14 के बीच। 7 अगर होगा तो 7 न्यूट्रल होता है और 7 से 1 की ओर अगर जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है। वही 7 से 14 की ओर जाते हैं तो बेसिक का नेचर बढ़ते जाता है। तो ये हो जाएगा 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH पूछा गया था तो ये होता है लगभग 10 के बराबर। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है 8। दूसरे एवं तीसरे तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है 8। पहला में बात किया जाए तो यह है 2, पहला में 2, दूसरा तीसरा में 8 और चौथा पांचवा में है 18। फोर्थ और फिफ्थ में 18 तत्व हैं। नेक्स्ट है किस हिस्से में विभेदित निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है। मतलब अलग अलग कार्य नहीं होता है, यानी कि जड़, स्टेम, रूट इत्यादि अलग अलग नहीं होते हैं इनमें से किस में। तो यह होगा थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा में ऑप्शन हो जाएगा सी। थैलोफाइटा में हिस्से, पौधे के हिस्से यानी कि जड़, थल, स्टेम ये सभी विभेदित नहीं होते हैं थैलोफाइटा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है गाजर क्या है। तो गाजर यह एक प्रकार का जड़ होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। गाजर एक प्रकार का जड़ है। कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में किसे कहते हैं। तो एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। एनर्जी करेंसी की संज्ञा दी गई है एटीपी को। ऑप्शन हो जाएगा बी। निक्की क्या है। तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है निक्की। निक्की जो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्थान कौन सा है। तो यह है यूटीआई। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, जिसकी स्थापना 1963 में होती है। एलआईसी का बात किया जाए तो इसका स्थापना 1956 में होता है। 1956 में। एसबीआई का बात किया जाए तो 1955 में इसका स्थापना होता है एसबीआई का, गोरेवाला समिति की सिफारिश पे। 1921 में इंपीरियल बैंक और 1921 के बाद 1955 में इसका नाम दिया जाता है एसबीआई। नेक्स्ट है कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए किसको घटाया जाता है। तो हास्य को। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए तो जीएनपी माइनस एनएनपी जीएनपी माइनस मूल्यह्रास किया जाता है तो हमें मिलेगा एनएनपी। जीएनपी यानी कि ग्रॉस माइनस हास करेंगे तो हमें मिलेगा नीट। एनएनपी नीट नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा राज्य में स्थित है। तो असम में डिगबोई। असम, और यह डिगबोई है असम में। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है असम। किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। निम्नलिखित में किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। तो स्कूल की इमारत का निर्माण इसे पूंजीगत व्यय माना जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में योजना अवकाश कब हुआ था। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे 1966 के सूखे के बाद 1966 से 69 तक प्लान हॉलिडे होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। तो यह कटिहार में स्थित है गोगाबिल पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन हो जाएगा सी। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य यह बिहार के कटिहार में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था। तो आलमगंज में। बिहार में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना 1632 को आलमगंज में स्थापित किया था। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा और इसी के तहत सेट नंबर 34 होता है समाप्त। आपको अपना मार्क्स कमेंट करके बतलाना है कि आप इसमें कितना सही कर पाएँ और कितना गलत। तो आज का जो कट ऑफ था वो था 60 अप्रॉक्स। अगर 60 से 70 आपका क्वेश्चन सही हो जा रहा है तो आपका तैयारी बेस्ट है। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके बतलाइएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।